नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। इस समय आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं के संतुलित आहार प्रबंधन पर सलाह। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनको इस समय बाग की विशेष देखरेख करने की आवश्यकता है। तभी आपको आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फल उत्पादन मिलेगा। तो आम के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में आपको सुझाव दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर HL सगर। वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश के फल उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों का क्षेत्रफल बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध फलोद्यानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है और कहीं कहीं पर बहुत ही अधिक अति वर्षा हुई है, तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ हमारे बगीचे लगे हुए हैं, उनमें कहीं कहीं पर अगर जल भराव हो गया है, चाहे वो नवीन उद्यान लगाए हुए हों या पुराने हमारे बगीचे हों, उनमें जल निकास की भी व्यवस्था आप करें। और उसके साथ साथ ही अगर बारिश जहाँ थम गई है, वहाँ पे खरपतवारों का नियंत्रण, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने नवीन पौधे रोपित किए हुए हैं, उनकी देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उनका भी खरपतवार उनके भी समाप्त करें और ज़्यादा पानी के कारण अगर पौधे गिर गए हैं, आड़े तिरछे हो गए हों, तो उनको भी सहारा देकर सीधा खड़ा करें और गुड़ाई करके मिट्टी तनों तक लगा दें, ताकि पौधे के डायरेक्ट संपर्क में पानी ना आ पाए। और निंदाई गुड़ाई करके शेष मात्रा जो हमारी खाद की और उर्वरक की बची हुई है, उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अच्छी प्रकार का उसमें बोर आए और अच्छी फलन हो। तो एक पूर्ण विकसित आम के पौधे में शेष मात्रा के रूप में 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 560 ग्राम पोटास की मात्रा पौधे के चारों तरफ मिट्टी में मिला दें। और उसके बाद अगर बारिश काफ़ी दिनों तक ना हो, तो बारिश के अभाव में आप सिंचाई करके इस पोषक तत्व को हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण इस समय बागों में कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप अपने बाग को कीटों से बचाने के लिए इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें फुदका या जिसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूसकर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टहनियों सूखने लगती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो शर्करा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद उग जाती है। और ये काली फफूंद जब ज़्यादा मात्रा में पत्तों पर उग जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर एक बार में ये खत्म ना हो,
तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे करके इस कीट से और इस फंगस से हम अपने पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी इसमें मिलीबग नामक एक कीट भी आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट ज़मीन में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है इससे कीट निकलकर पौधों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं और अग्रकलिका पे जाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं और नवीन पत्तियों और नवीन प्ररोह को ये काफ़ी क्षति पहुंचाकर उसको सुखा देते हैं और उसकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। अक्टूबर के महीने में कल्टीवेटर चलाकर इनके निम्फ को और अंडे को खेत में ही समाप्त कर दें और 250 ग्राम पैराथियन पाउडर प्रति पौधे के हिसाब से जमीन में मिला दें, जिससे ये कीट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये मिलीबग जो कि सफ़ेद मखमली टाइप की हमें दिखाई देती है, इससे हम अपने पौधों को, फलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बगीचे में कई बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा शूरनी फफूंद के नाम से जानते हैं। पानी गिर जाए या बादल छा जाएं तो नमी के कारण ये पाउडर रूप में पौधों के ऊपर दिखाई देता है और इसके अधिक प्रकोप से फूल और पत्तियां झड़ने लगती हैं तथा छोटे छोटे फल अगर बन गए हैं तो वो भी इसके प्रकोप से गिरने लगते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 0.2% सल्फर का घोल का स्प्रे करके इस बीमारी से हम अपने पौधे को, अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बताई हुई जानकारी एवं क्रियाओं को करके आप अपने आम के बगीचे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र में चल रहा है इलाज। अंबिकापुर पुलिस का बड़ा खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। शराब के नशे में पत्नी की बेरहमी से की थी पिटाई, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बलरामपुर के कोटराही बवनीपारा में हाथियों का उत्पात, 18 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। ओरछा में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति की मुक्कों से की पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इनका आहार और देखरेख प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो इस समय दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सालय आगासौद, जिला सागर की पशु चिकित्सक डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। और मैं आप सभी को पशुओं में आहार प्रबंधन के विषय में जानकारी देना चाहूँगी। चूँकि हम पशु खरीदते हैं और उसमें बहुत पैसे खर्च करते हैं, मगर यदि हम पशुओं का आहार प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उनसे हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते, पशुओं से दूध का उत्पादन अच्छे से नहीं होता। इसीलिए हमें आहार प्रबंधन बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है।
तो पशुओं का जो आहार की मात्रा जितनी उन्हें ज़रूरत है उसका कैलकुलेशन हम ड्राई मैटर के हिसाब से करते हैं, कितना ड्राई मैटर कितने किलो के पशु को आवश्यक है। तो सबसे पहले जैसे हमारे देसी पशु हैं, जो देसी गाय हैं, उनको हम उनके बॉडी वेट का 2% ड्राई मैटर इंटेक करते हैं, और क्रॉस ब्रेड जो गाय हैं उनको 2.5%, और भैंसों में 3% जो उनका बॉडी वेट है उसका हम उनका ड्राई मैटर रखते हैं। अब जो हम ड्राई मैटर कैलकुलेट करते हैं उसमें से 2/3 हम उनको चारा देते हैं, रफेज कहलाता है, और 1/3 उसको हम दाना मिश्रण से पूर्ति करते हैं। और जो रफेज की चारे की क्वांटिटी है उसमें हम 2/3 सूखा चारा रखते हैं और 1/3 हरा चारा उनको देते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 500 किलो की एक भैंस है, तो उसको हम 3% ड्राई मैटर इंटेक देंगे, तो उस हिसाब से उसे 15 किलो हम ड्राई मैटर दिन में हमें देना है, जिसमें से 2/3 यानी लगभग 10 किलो हम उसको चारा देंगे। अब चारा जो 10 किलो है उसमें से हमें 2/3 देना है उसको सूखा चारा, तो उस हिसाब से, और सूखे चारे में 90% ड्राई मैटर होता है, तो लगभग 7.5 किलो हमारा सूखा चारा होगा। और जो हरा चारा है उसमें ड्राई मैटर कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें 10% लगभग ड्राई मैटर होता है, और इसलिए उसका लगभग 33-33.5 किलो हमें देना होगा। और दाने में भी 90% करीब ड्राई मैटर होता है, तो उस हिसाब से 5.5 किलो दाना हमें उसे प्रतिदिन देना है। अब दाने में जो ग्रेन्स हैं, दाने हैं, वो हमें लगभग 2 किलो देना है, और जो खली है वो 2 किलो मिलाना है उसमें, और दालों के जो छिलके हैं वो लगभग 1 किलो मिलाना है। इसके अलावा उसमें हमें नमक और मिनरल मिक्सचर भी मिलाना होता है। अब ये तो हुआ मेंटेनेंस राशन, उसका जो उसको दैनिक पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। मगर अब यदि ये गाय या भैंस दूध दे रही है तो उसमें हम 1 किलो ड्राई मैटर पर 3 लीटर दूध गाय में बढ़ा देते हैं, और भैंस में यही मात्रा अपन 1 किलो ही बढ़ाते हैं, पर 2.5 लीटर दूध के लिए बढ़ाते हैं। और प्रेगनेंसी होगी यदि गाभिन पशु है तो हम उसको मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि 500 ग्राम प्रति 3 महीने में हमें ड्राई मैटर इंटेक बढ़ाना होगा उसका। और मिनरल मिक्सचर 1 से 2% मिलाना है, और विटामिन दे सकते हैं। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो अपन को प्रति 100 किलो दाने पे 20 से 30 ग्राम विटामिन मिलाना होगा। और इन केस आपके पास चारे में सिर्फ भूसा ही है तो हम उसे 1 से 2% उसमें लाइम स्टोन पाउडर मिला देते हैं। पानी हमेशा स्वच्छ दें, और उसकी अवेलेबिलिटी पूरे समय होनी चाहिए, मतलब एडलिप पानी हमारे जानवरों को उपलब्ध होना चाहिए। यदि हम घर में दाना बनाना चाहते हैं तो यदि आपके पास कम मात्रा में, कम संख्या में पशु हैं तो घर पे बनाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। मगर हाँ, आपके पास ज़्यादा मात्रा में पशु हैं तो आप घर पर बना सकते हैं। पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं को आहार खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए जिससे पशुओं का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें पशुओं में हरा चारा देना है तो उसको थोड़ा सा हम सुखा के देते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग होनी चाहिए। वहीं हमें हरा चारा और सूखा चारा मिक्स करके देना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में हरा चारा नहीं देना चाहिए, इससे उनकी पाचन, जानवरों की जो पाचन तंत्र है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अपच की शिकायत होगी। दाना आप यदि स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए ये ध्यान रखें कि वो दाना सूखी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि दाने में बहुत जल्दी फंगस होती है। इसमें खली रहती है जो ऑयल कंटेंट होता है, उसके कारण फंगस भी बहुत जल्दी होती है, और यदि हम फंगस वाला खाना खिलाएंगे तो उससे हमारे पशुओं की सेहत में बुरा असर होगा। और यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुओं से अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बड़वानी से शर्मनाक तस्वीर आई सामने, गर्भवती महिला को झोली में लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, लंबे समय से ग्रामीण सड़क और पुल की कर रहे हैं मांग। अक्टूबर में जल्द मिलेगी लाडली बहनों को राशि, 10 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर को मिलेगा पैसा। शहडोल कार्यक्रम में सीएम डालेंगे लाडली बहनों के खाते में राशि। खंडवा में सजा बागेश्वर धाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। ओल, जिसे सूरन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी खेती प्रदेश में बहुत से किसान करते हैं और जिन किसानों ने ओल की रुपाई कर दी है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल के कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं। ऐसे में किसान इन रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पौधा रोग वैज्ञानिक चंद्रशेखर आजाद। तो ओल में सबसे प्रथम आता है पत्ती धब्बा रोग, जिसको लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। ये अल्टरनेरिया नामक फफूंद से फैलता है और इस रोग में धीरे धीरे पहले सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं और फिर बाद में ये कोमल पत्तियों, ऊपरी शाखाओं की पत्तियों पर भी ये प्रभाव डालती है। शुरुआती लक्षणों में देखा जाता है कि छोटे छोटे सर्कुलर गोल गोल धब्बे बनते हैं और जो बाद में यही धब्बे आपस में मिल करके बड़े धब्बे का रूप ले लेते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लगेगा कि पत्ता हमारा, ये ओल का पत्ता जला हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे ही ये पत्तियां पूरे धब्बे के रूप में ले लेती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं और इसमें जब कंद बनते हैं तो वह भी छोटे रह जाते हैं। तो इस रोग के हेतु हम लोग अगर उपाय रोकथाम की बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले एक कार में ये मैनकोजेब नामक जो डायथेन M45 के नाम से आता है या एंडोफिल M45 के नाम से आता है, इसका छिड़काव हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके पत्तियों पर अगर छिड़काव करते हैं तो ये पत्ती धब्बा रोग से हम लोग, ये विनाशकारी रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। तना गलन इस रोग का आक्रमण उन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है जहां पानी का जमाव ज्यादा होता है तथा लगातार एक ही खेत में ओल की खेती की जा रही हो। इस रोग का प्रकोप अगस्त से सितंबर माह में अधिक होता है। यह मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कालर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कैप्टान दवा के 2% के घोल से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधे की आसपास भूमि को भिगा दे। एक अन्य बीमारी आती है कंद के अंदर, जो अगर कोड़ करके जमीन को कुड़ाई करके अगर देखा जाए तो देखा जाता है कभी कभी कंद ही सड़ने लगता है। यह भी एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो पीथियम और फाइटोप्थोरा नामक कारक होता है इसमें। तो इसमें हम लोगों को रोकथाम हेतु किसान भाइयों, हमें पहले तो सर्वप्रथम उचली ज़मीन, मतलब ऊंचाई वाले ज़मीन का हम लोगों को चयन करना चाहिए ताकि जल जमाव का ना हो और अच्छी तरह से निकास हो जाए। दूसरा प्रबंधन हमें करना है कि जो भी पिछले सीजन में जो अवशेष पेड़ों पौधों के अगर रह जाते हैं तो उसको हम लोगों को इकट्ठा करके जला देना है। तीसरा, अगर रसायन की बात करें तो हम लोग कार्बेंडाजिम बेबेस्टिन के नाम से आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए। मतलब मिट्टी को अगर भिगो दें तो इस बीमारी से हम लोग बहुत हद तक निजात पा सकते हैं।
किसी भी फसल को बोने से पहले उसके बीजों को अवश्य उपचार कर लेना चाहिए, जिससे फसल को बीज जनित रोगों से बचाया जा सके और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। जिमी कंद या ओल के कंदों को जीवाणु नाशक रसायन से उपचारित किया जाता है, जिससे बीज पर एक सुरक्षा परत बन जाती है। इसके कंदों को उपचारित करने के लिए कार्बेडाजिम 10 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करें। चौथी बीमारी आती है, इसमें भी उकठा रोग लगता है, पत्तियां झुलस जाती हैं, सूखने लगती हैं। तो इसमें उकठा रोग में देखेंगे कि अगर चेक करना है, 2 तरह का इसमें उकठा रोग आता है। एक बैक्टीरियल विल्ट आता है, एक फ्यूजेरियम विल्ट भी आता है। तो अगर ऊजिंग पत्तियों पर अगर ऊज दिखाई पे लार जैसा अगर दिखाई पड़ रहा है काटने के बाद, तो समझेंगे हम लोग ये विषाणु जनित रोग है। उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन नामक दवा आती है। इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम लोग पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। तो ये जीवाणु जनित रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। अगर फ्यूजेरियम विल्ट से है तो इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, उसका हम लोग अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं और साथ ही साथ ज़मीन में ड्रेंचिंग अगर करते हैं तो इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरौदा, जिला रतलाम के कृषक किशोर माली ने। ये गेंदा की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो किशोर माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड हैं, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा। यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है, इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं, उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुँचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा।
किसान भाइयों, गेंदा की फसल को रोगों के प्रकोप से अधिक नुकसान होता है। इसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप रोगों की पहचान करके नियंत्रण करें। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है, इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।